Hello students, we are discussing dimensional analysis. In the last lecture, we had discussed that the physical quantities that we deal with are of two types, fundamental quantities and derived quantities. Now, fundamental quantities do not need other quantities for their expression. Say for example length. Length does not require any other quantity. But derived quantities like say velocity cannot be expressed on its own. It needs some other quantities, that is the fundamental quantities to express them. So वॉल्यूम को वेलोसिटी को अगर लिखना है तो हम लोगों को डिस्टेंस लगेगा विच इज़ अ लेंथ एंड टाइम लगेगा विच इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो ये दोनों क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम लोग ये क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ना ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को लेकर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेकर जो भी फार्मूला लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. तो डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स लिखते हैं एंड देन दिस फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू सम पावर्स. फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू L to the power of 1, T to the power of -1. So these are raised to these powers. इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी. अभी इसके बाद में वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम लोग कन्वर्शन फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं. कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक यूनिट में एक्सप्रेस किया हुआ है, इसको हम लोग दूसरे किसी यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए कन्वर्शन फैक्टर लगेगा. ये कन्वर्शन फैक्टर कैसे डिटरमाइन करना है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड देन दिस कैन अगेन बी यूज्ड फॉर establishing the relations between different quantities, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे. कल हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि by using dimensional analysis we can find out whether the given relation between different quantities is dimensionally consistent or not. Dimensionally consistent मतलब किसी भी इक्वेशन के दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी सेम है, इसलिए उस क्वांटिटी के डायमेंशंस भी सेम होना जरूरी है. इफ नॉट देन वी से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली कंसिस्टेंट और डायमेंशनली करेक्ट. तो आज हम लोग थर्ड इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, दैट इज टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. हम लोग अगर ये जानते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, बट हमको ये नहीं पता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्टली कैसा चेंज होती है उन क्वांटिटीज के साथ में. तो उस केस में वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम एक ऐसा हेवी मेटल बॉब है जो किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग किया हुआ है बाय यूजिंग अ लाइट, थिन एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो अगर इसको ऐसे लटका के छोड़ दिया जाए तो ये इस पोजीशन पे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन. लेकिन अगर हम लोग इसको पकड़ के यहाँ लाते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ रुक नहीं जाएगा जाने के बाद. इट विल गो हियर, go to this extreme, it will momentarily stop here, then it will return back to this point. Okay, ये सेट ऑफ मोशन परफॉर्म करने के लिए जो भी टाइम लगता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. सो ये टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू बी डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है और दूसरा इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
बट हम लोग ये नहीं जानते सपोज कि भाई लेंथ के साथ में कैसा वेरी करता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में कैसा वेरी करता है. सो वी वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशन. Now let us see how it can be done. Now t, as we know, is proportional to L. We do not know how it varies, so say L to the power of A is some constant, and G to the power of some other constant. Now therefore t will be equal to some constant K, L to the power of A, G to the power of B. यहाँ तक हम लोग roughly जानते हैं. तो हमको A और B का exact value determine करना है. Now let us see how it can be done by using dimensional analysis. अब डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, मतलब यही डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए. नाउ लेट अस सी, लेट अस राइट द डायमेंशंस फॉर द लेफ्ट हैंड साइड टर्म. इधर क्या है, सिर्फ टाइम, इसका मतलब L तो है नहीं, M है नहीं, T टू द पावर ऑफ 1. राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट K है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है. देन L इज लेंथ, सो L टू द पावर ऑफ 1, M इज नॉट देयर, T इज नॉट देयर टू द पावर ऑफ A. साथ में G है, G इज एक्सेलरेशन. यू नो दैट एक्सेलरेशन इज m0, L1 T टू द पावर ऑफ -2. एक्सेलरेशन कल ही हमने डायमेंशंस लिखे थे. एंड देन टू द पावर ऑफ B. नाउ L इस तरफ देखिए, L टू द पावर ऑफ 0, M टू द पावर ऑफ 0, T टू द पावर ऑफ 1. L के जो भी पावर्स है इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा. नाउ यहाँ पे L का पावर है 0, इस तरफ देखो L का पावर क्या आएगा. सो इस तरफ L का पावर 0 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, सी हियर, 1 टू द पावर ऑफ A, दैट इज L टू द पावर ऑफ A, और इधर L टू द पावर ऑफ 1 एंड L टू द दिस थिंग ब्रैकेट का पावर B है. सो दिस विल बी L टू द पावर ऑफ A प्लस B, M टू द पावर ऑफ 0, M टू द पावर ऑफ 0, तो M तो मिसिंग ही रहेगा. एंड T, इस तरफ T का पावर 0 है, इधर T टू द पावर ऑफ -2B है, सो -2B. हाँ सॉरी, L के पावर हमने यहाँ, अब T का पावर यहाँ पे 1 है, इधर T टू द पावर ऑफ -2B हो गया. So from here what you can infer, therefore B must be equal to what, -1/2. B का वैल्यू मिल गया. अब सेम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सो A इज इक्वल टू -B. अब B का वैल्यू है -½ so A का वैल्यू क्या होगा, +½ So now we have got the values of both A as well as B. See, A to the power of +½ B to the power of -½ Therefore the relation that we need is T is equal to K, this is constant, L to the power of A, L to the power of A is L to the power of ½ G to the power of B, that is -½ So this is equal to K under root of L upon G, this is G to the power of -½ so L to the power of ½ upon G to the power of ½ मतलब L upon G to the power of ½ मतलब square root. So T is equal to K root of L upon G. अब ये जो कांस्टेंट K है, दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं डिटरमाइन कर सकते. इसको हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा, जिसका की वैल्यू पाया गया है 2 पाई. सो T फाइनली इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G. दिस इज द फॉर्मूला दैट रिलेट्स T with L and G. Okay, L is the length of the string and G is the acceleration due to gravity. तो इस तरह से these are the applications of dimensional analysis. Okay. Now dimensional analysis के कुछ weaknesses है, limitations है. ये क्या है देख लेते हैं. See, limitations of dimensional analysis are what?
डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट वन इज, अभी अभी मैंने बताया कि फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट है जिसका कि डायमेंशंस नहीं है, मतलब इफ देयर इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, इसको हमने क्या बोला था, सो डायमेंशनल कांस्टेंट है, इट कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, इट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट have to be determined only experimentally. ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस का यहाँ पे कोई रोल नहीं। दूसरा, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस रिलेशन में लॉगरिथमिक फंक्शंस है, ओके, लॉगरिथमिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो उस केस में द रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो इफ द इक्वेशन इन्वॉल्व्स all these functions, logarithmic functions, trigonometric functions, exponential functions, then the relation cannot be established by using dimensional analysis. तीसरा, if the constant involved is not dimensionless, मतलब क्या है, आप लोग जानते हो कि gravitational force of attraction is equal to what? Between any two bodies there is always a gravitational force of attraction. This is equal to some constant g, m1 m2 upon r square. Okay, m1 and m2 are the masses of these two bodies and r is the distance of separation between the centers of masses. Okay, so इस केस में ये जो कांस्टेंट है, it is not a dimensionless quantity, it has its own dimensions. So if the relation involves a quantity, a constant which is not dimensionless, then it cannot be determined by using dimensional analysis. Clear? Then the last one, if there is an equation that involves different terms, okay, say for example, आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशन जानते हो, s is equal to ut plus half of at square. अब इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व है, this as well as this. अब इस केस में डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोगों को दूसरा टर्म क्या है ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस तो इतना जानता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस कंसिस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, इतना भी करेंगे हम लोग तो भी दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, या फिर s इज इक्वल टू ut करेंगे तो भी डायमेंशंस तो सेम है, बट दिस इज ओनली हाफ रिलेशन। s इज इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर रहेगा तो इसमें ये टर्म मिसिंग हो जाएगी, या फिर s इज इक्वल टू ut अगर हम लोग जानते हैं तो हाफ ऑफ at स्क्वायर ये टर्म तो मिसिंग हो जाएगी। सो ये आधा अधूरा रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस cannot find the terms, the different terms involved in a relation if involved in the relations which are having the same dimensions. Okay, so these are the limitations of dimensional analysis. I hope you have understood dimensions and dimensional analysis. What you do is you revise it once again and you try to write down the dimensions of different quantities on your own. Okay, similarly there are a lot of problems given in the textbooks where you will have to apply this dimensional analysis. Okay, so you try to do them, then you will get a good command over it. In the next lecture we will study writing the significant numbers or significant figures for different quantities involved. Okay, thank you very much for watching. Keep watching and subscribe to this channel. Thank you.